बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन और इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। इस मोशन में सिर्फ एक ही डायमेंशन बदलता है, एक्स डायरेक्शन का या वाई डायरेक्शन का या जेड डायरेक्शन का, इसलिए इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मोशन क्या चीज है, ऑब्जेक्ट इन मोशन किसको कहते हैं। इसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या चीज है। अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट समझ में आता है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इन मोशन भी समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कहते हैं। इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो या फिर दूसरा कोई रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में भी अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा हुआ है तो उसको हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट इन मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और ए रेफरेंस पॉइंट देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में या फिर किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ऐसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन एक रिलेटिव चीज है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट एक जगह से आपको स्टेडी दिख सकता है लेकिन दूसरी जगह से आपको मोशन में दिख सकता है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। यहां देखिए, ये एक बस है जिसके अंदर एक पर्सन ए खड़ा हुआ है। सपोज कि ये है पर्सन ए और दूसरा एक पर्सन यहां पे नीचे खड़ा है, ये है पर्सन बी। अब पर्सन ए एक बस में जा रहा है और उसके साथ एक बक्सा पड़ा हुआ है, ये बॉक्स यहां पे पड़ा है। तो जब ये बस चलेगी तो क्या होगा सोचो। अगर बस इस तरह से जा रही है तो ऐसे में पर्सन ए को ये बॉक्स अपनी रिस्पेक्ट में स्टेडी लग रहा है, यानी कि पर्सन ए को बॉक्स रेस्ट पे लग रहा है, जबकि पर्सन बी को यही बॉक्स मोशन में लग रहा है, क्योंकि पर्सन बी की रिस्पेक्ट में पूरी बस, पर्सन ए और बॉक्स सब कुछ मोशन में है, जबकि पर्सन ए की रिस्पेक्ट में ये बॉक्स मोशन में नहीं है। इसलिए पर्सन ए को बॉक्स स्टेडी लगता है और पर्सन बी को वही बॉक्स मोशन में लगता है। इसलिए मैंने कहा था कि मोशन एक रिलेटिव चीज है। आप कहां से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा या स्टेडी दिखेगा, क्या होगा। यहां पे मोशन के लिए हम दो बातें कह सकते हैं। एक तो ये कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। मोशन जो ऑब्जेक्ट है वो और जो उसको देख रहा है वो, उन दोनों की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में दिखता ही है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर यानी कि हमारे तौर पे बात करूं तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो भी अगर मोशन में है तो मोशन अलग सी दिखेगी। इसको जरा समझे आप। जैसे कि आगे हमने जो बस वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें ऑब्जर्वर यानी कि जो ए ऑब्जर्वर है वो मोशन में है, इसलिए उसको बक्सा तो स्टेडी दिख रहा है, लेकिन जो पर्सन बी बाहर खड़ा है वो उसको मोशन में दिख रहा होगा। तो ये बात है कि भाई मोशन जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की भी और ऑब्जर्वर की भी। दूसरा, देयर इज नो मोशन विदाउट रेफरेंस पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट। ये भी समझे, देयर इज नो मोशन विदाउट एनी रेफरेंस पोजीशन।
किसी रेफरेंस पोजीशन की रिस्पेक्ट में ही मोशन को बताया जाता है। मैं यहां से कहता हूं कि भाई एरोप्लेन उड़ रहा है, मैं जमीन पे खड़ा रह के कहूंगा कि भाई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खड़ा हूं, जमीन स्टेडी है और एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ये मैंने अभी रेफरेंस पोजीशन अपनी बताई। रेफरेंस पोजीशन मेरी हो गई जमीन, मैंने जमीन की रिस्पेक्ट में अपना ऑब्जर्वेशन बताया। तो ऐसे रेफरेंस पोजीशन देना बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस पोजीशन के मोशन आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। इसी के लिए आगे एक डेफिनेशन आने वाली है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन उसे देखने से पहले एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल की डेफिनेशन को देखते हैं। पार्टिकल इज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास। वैसे तो ये डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी, इजी सी लग रही है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। ये क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल इज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। अब जब आप कहते हो कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या, आपको सोचना पड़ेगा कि उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी कोई लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट नहीं है, तभी आप उसको पॉइंट लाइक कह सकते हो ना। और अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक है ही, तो फिर उसका डायमेंशन नहीं है, तो फिर उसका मास कहां से हो सकता है। अब यहां तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली दी गई है। पार्टिकल इज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास, अगर पॉइंट लाइक है तो फिर मास नहीं होगा। लेकिन बात यही है कि ये रियलिटी नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है। पार्टिकल कोई एग्जिस्टेंशियल चीज नहीं है, पार्टिकल एक कंसेप्ट है। इसलिए यहां पे लिखा है कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल इज ए कंसेप्ट ओनली। अब हम इस कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल के लिए दो चीजें नोट डाउन कर लें। पहली चीज है, पार्टिकल इज डायमेंशनलेस, सो इट्स एन आइडियल कॉन्सेप्ट ओनली। पार्टिकल रियलिटी नहीं है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। तो अब आप पूछोगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट ही है तो फिर हमें पढ़ना क्यों है। पार्टिकल फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट भी है। इसकी वजह यह है कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन बतानी होती है तो हम पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके नहीं बताते, हम ऑब्जेक्ट में कोई एक पार्टिकल एज्यूम करके उसी की मोशन को समझाते हैं, बताते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो ऑब्वियसली पार्टिकल की वेलोसिटी हम 10 मीटर पर सेकंड दिखाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट लिया है 10 मीटर का तो हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर बताएंगे। तो इस तरह से पूरी मोशन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें एक पार्टिकल एज्यूम करना पड़ता है। इसलिए फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की मोशन दिखाने के लिए पार्टिकल की मोशन का ही सहारा लिया जाता है, उसी का उपयोग किया जाता है। अब पार्टिकल के लिए दूसरी बात यह है कि if the dimensions of two objects are negligible with respect to distance between them, then those objects can be considered as particles. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसका जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में डायमेंशन अगर बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, तो ऐसे में हम उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान सकते हैं। देखो ये डेफिनेशन कितनी ब्रॉड है, मैं समझाता हूं। आप जानते हो कि स्टार्स सन जितने या सन से भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी उसकी डायमेंशन यहां से स्टार का जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। आई रिपीट, यहां से स्टार का जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में स्टार्स का अपना खुद का डायमेंशन, उसकी साइज बहुत ही कम है। इसलिए हम स्टार्स को पॉइंट लाइक लेते हैं, हमें स्टार्स पॉइंट लाइक ही दिखते हैं, इसलिए स्टार्स को हम पार्टिकल मान सकते हैं। जब दो स्टार्स के बीच में कोई इंटरेक्शन, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम उसमें स्टार्स को पॉइंट लाइक मान सकते हैं। अगर हम अर्थ और किसी स्टार के बीच में लगने वाला फोर्स या कोई इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में भी हम स्टार को और इवन अर्थ को भी पॉइंट लाइक ले सकते हैं, बिकॉज
उनके डायमेंशन की कंपैरिजन में उनका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि मून की, तो मून वैसे अर्थ से भी छोटा है, लेकिन वो क्लोज है, हमारे बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में मून का डायमेंशन इग्नोरेबल नहीं हुआ, निग्लिजिबल नहीं हुआ। इसलिए मून को हम पॉइंट लाइक नहीं बताते, मून को हम पार्टिकल के फॉर्म में नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम मून और स्टार की बात कर रहे हैं तो ऐसे में मून और स्टार दोनों को हम पॉइंट लाइक ले सकते हैं। अब हम देखते हैं दो डेफिनेशंस, एक है काइनेमेटिक्स की और फिर दूसरी देखेंगे वो होगी डायनेमिक्स की। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अलग अलग डेफिनेशंस देख रहे हैं। अभी लेसन एग्जैक्टली शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इसमें अलग अलग ऐसी डेफिनेशंस हम देख रहे हैं जो कि पूरे लेसन में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो अब समझते हैं हम काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब्स द मोशन विदाउट इट्स कॉजेज इज नॉन एज काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब्स द मोशन विदाउट इट्स कॉजेज इज नॉन एज काइनेमेटिक्स। यानी कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें मोशन के बारे में बताया जाता है लेकिन उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में नहीं बताया जाता, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और मैं बताऊं कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, उसकी वेलोसिटी इतने टाइम के बाद इतनी थी, इतने टाइम के बाद इतनी थी, उसका एक्सेलेरेशन इतना था, उसका मोमेंटम इतना था, तो ये मैं पूरा मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। लेकिन मैं इसमें कहीं भी मोशन का जो रीजन है, जिस फोर्स से वो मोशन शुरू हुई है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ऐसी ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम मोशन के बारे में और उसके रीजन के बारे में भी डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को कहते हैं डायनेमिक्स। हियर इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describes the motion with its causes is known as dynamics। यानी कि डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही वो मोशन किस वजह से हो रही है, कौन उसको फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इसलिए इसे कहते हैं डायनेमिक्स। ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की कंबाइंड ब्रांच यानी मैकेनिक्स, और ये लेसन हमारा मैकेनिक्स का ही पहला लेसन है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले ये बता दूं मैं आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एग्जैक्टली कोई फ्रेम वगैरह नहीं है। ये क्या है ये समझते हैं पहले। मैंने आगे आपको एक वर्ड दिया था, रेफरेंस पॉइंट। हमें कोई भी मोशन दिखाने के लिए चाहिए पहले एक रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ही किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उसका एक्सेलेरेशन वगैरह हम दिखा सकते हैं। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम मोशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ये बात हमने आगे भी देखी है। तो इन शॉर्ट हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है, किसको कह सकते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, जरा इसको समझते हैं। जैसे कि मैं कहीं पे जमीन पे खड़ा रह के एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहा हूं। अब ऐसे में जमीन मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया और एरोप्लेन ऑब्जेक्ट है। अब अगर उसी एरोप्लेन को मैं किसी चलती हुई ट्रेन में से देख रहा हूं तो ऐसे में चलती हुई ट्रेन मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब एरोप्लेन तो वही है, लेकिन एक बार मैं जमीन से देख रहा हूं, एक बार मैं ट्रेन से देख रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि दोनों जगह से मुझे एक ही एरोप्लेन का ऑब्जर्वेशन अलग अलग दिखेगा, उसकी वेलोसिटी अलग दिखेगी, उसकी डायरेक्शन अलग दिखेगी। तो ऐसे में रेफरेंस पॉइंट का रोल आप समझ सकते हो। यहां पे पहले केस में जमीन पे मेरा रेफरेंस पॉइंट था और दूसरे केस में मेरा रेफरेंस पॉइंट ट्रेन के ऊपर था।
तो दोनों जगह से उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ अलग अलग दिखेगा। अब तो क्वेश्चन ये होता है कि हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे क्या लें, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह से देख सकते हैं, इसलिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम अलग अलग जगह पे रह के उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग रीडिंग आएगा। इसलिए हमें चाहिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट। एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट बना के उसकी रिस्पेक्ट में ही पूरी मोशन को एक्सप्लेन किया जाए। मैं भी उसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट से ही ऑब्जर्वेशन करूं और आप भी उसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट से ही ऑब्जर्वेशन करें, तो हमें ऑब्जर्वेशन सेम दिखेगा। इसके लिए लिया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया जाता है। मैं यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं कि रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू origin of coordinate system। अब जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसको लिया जाता है। अब इसके लिए हम जरा इस फिगर पे बात को समझेंगे। यह है हमारी XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे आप देख रहे हो ये X एक्सिस, ये Y और ये Z एक्सिस और ये ओरिजिन। जरा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले बता दूं आपको। देखिए ये X एक्सिस अभी मैंने यहां पे ली है। आप अगर चाहो तो आप इसको X की जगह पे Y कह सकते हो। आप चाहो तो इस Y एक्सिस को Z कह सकते हो और इस Z एक्सिस को X कह सकते हो। इसमें आप किसी भी एक्सिस को X और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को Y और फिर Z कह सकते हो, लेकिन यहां पे एक रूल फॉलो होना जरूरी है। आपको X, Y, Z हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करना है। आप इसको क्लॉकवाइज अरेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने यहां पे X कहा है तो आप यहां पे Y कह दो, यहां पे Z कर दो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे X और फिर यहां पे Y और यहां पे Z लेना चाहोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप XYZ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हो। और यहां पे ये जो ओरिजिन है वो ओरिजिन ही हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। मैं यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं। ये जो ओरिजिन है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसकी रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं ये भी नोट डाउन कर लेता हूं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी हमारी पूरी XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को हम रेफरेंस फ्रेम कह रहे हैं। आप देख रहे हो कि रेफरेंस फ्रेम के तौर पे कोई फ्रेम वगैरह दरअसल नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है ये समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि अगर एक बंदा जमीन पे खड़ा रह के एक एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा बंदा ट्रेन में से एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों को एक ही चीज का ऑब्जर्वेशन अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले अज्यूम कर ले, आपको स्पेस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले अज्यूम कर लेना है किसी एक जगह पे, और फिर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट में उस एरोप्लेन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी है वो सब कुछ आप नोट डाउन कर लो। अब अगर जो बंदा जमीन पे खड़ा है वो अगर उस ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेगा, या फिर जो बंदा ट्रेन में है वो अगर उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ेगा, तो दोनों को ऑब्जर्वेशन एक सा मिलेगा। यहां पे आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में लिए गए। इसे होगा ये कि हर एक बंदे को ऑब्जर्वेशन एक सा मिलेगा, एक सा दिखेगा, एक सा समझ में आएगा। तो ऐसे में
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी ज़रूरी है, ये आप बात समझ रहे हो। वैसे रूटीन में तो हम किसी भी मोशन को अपनी रिस्पेक्ट में ही एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई एक कार जाती हुई देखी तो हम कह देते हैं कि भाई कार पास हो रही है, लेकिन कार आपकी रिस्पेक्ट में पास हो रही है, यानी कि आप उसमें रेफरेंस फ्रेम हो अभी। लेकिन अगर कार में बैठा हुआ बंदा अगर कार के बारे में बोले तो वो कहेगा कि कार स्टेडी है, क्योंकि अब रेफरेंस फ्रेम कार हो गई, तो कार की रिस्पेक्ट में कार स्टेडी दिखेगी ऑब्वियसली। तो इस तरह से रेफरेंस फ्रेम को अज्यूम करके उसकी रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन दिखाई जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का एक दूसरा फायदा यह है कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको स्पेस में भी कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि हम अर्थ और मून के बीच में किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस फ्रेम रखना चाहते हैं, तो हम उस पॉइंट पे हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसको प्लेस कर देंगे और एक्स वाई जेड एक्सिस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर देंगे, तो ये बन जाती है उस स्पेस के पॉइंट पे हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में हम अर्थ की मोशन भी देख सकते हैं, मून की मोशन भी देख सकते हैं, सन की भी देख सकते हैं, दूसरे स्टार्स की भी देख सकते हैं। तो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन अब अर्थ की रिस्पेक्ट में नहीं होंगे, अब होंगे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट में, यानी कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में जिसको हमने अर्थ और मून के बीच में प्लेस किया हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का एक और फायदा है, इसे हम पार्टिकल की मोशन को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि यहां पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं एक पार्टिकल दिखा रहा हूं। सपोज करो कि ये है पार्टिकल P, और सपोज करो कि अभी इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 4 है और z कोऑर्डिनेट सपोज की 5 मीटर है। तो अभी पार्टिकल P इस पॉइंट पे है 2, 4, 5 पॉइंट पे, और अभी हम टाइम ले लेते हैं जैसे कि t = 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन है। अब सपोज के 2 सेकंड के बाद यही पार्टिकल आपको यहां पे कहीं पे मिलता है, यहां पे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P', और सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट है अभी 5, 4 एंड 5। ये t = 2 सेकंड की बात है, t = 2 सेकंड की बात है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें x कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हुआ है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, 2 से लेके 5 हो गया है, लेकिन इसका y और z कोऑर्डिनेट अभी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि ये पार्टिकल मोशन में है, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स में अगर चेंज आता है तो ऑब्वियसली पार्टिकल मोशन में है, और दूसरी बात कि यहां पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, इसका मतलब कि एक ही डायमेंशन इसका चेंज हुआ है, तो इसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर यही पार्टिकल 2 सेकंड के बाद हमें P' पे नहीं मिलता, लेकिन सपोज के इस P" पॉइंट पे मिलता, जिसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है लेट अस से 3, 2 एंड 5 मीटर, तो हम ऐसे में कह सकते थे कि ये पार्टिकल 2 सेकंड में P से लेके P' पे आ गया, P" पे आ गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट 2 में से 3 हो गया और y कोऑर्डिनेट 4 में से 2 हो गया, z कोऑर्डिनेट वही का वही है। तो फिर ये जो मोशन हुई ये 1 डायमेंशनल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल मोशन हुई, क्योंकि यहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अगर ऐसे ही तीनों के तीनों डायमेंशन चेंज हो जाते तो हम कहते कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल 3 डायमेंशनल मोशन में है।
वैसे आइंस्टाइन ने तो अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कहा है कि हमें किसी भी मोशन में एक चौथा डायमेंशन भी कंसीडर करना चाहिए और वो है टाइम टी। इसके लिए किसी भी मोशन में आपको साथ में एक घड़ी भी ऑब्जर्व करनी चाहिए, एक क्लॉक भी ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो कि आपको चौथा डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम टी मेजर करके दे। तो ऐसे में अगर हम टाइम टी को भी मेजर करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं रहेंगे, अब इसमें टाइम टी भी ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 4 डायमेंशन वाला ऑब्जर्वेशन हो गया, 4 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन हो गया। यहां एक बात तो ऑब्वियस है कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, स्टेडी पड़ा हुआ है, तो भी टाइम तो पास हो रहा है, इसलिए यहां पे ये कोऑर्डिनेट टाइम का वो बदलता ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो टाइम टी तो बदलेगा ही, साथ में एक्स वाई जेड इन तीनों में से एक या 2 या 3 कुछ भी बदल सकता है। वैसे ये सारी बातें थियरी ऑफ रिलेटिविटी की है और थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं आता है। हम यहाँ पे ज़्यादातर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को ही ध्यान में लेके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए इंट्रोडक्टरी बातें सारी समझी। ये बेसिकली सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हमने समझा कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, स्टेडी कब कहलाता है, पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है, हमने देखा कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, और आखिर में हमने ये भी डिस्कस किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये सारी बातें हमें आगे चैप्टर में बहुत ही काम लगने वाली है। एक और बात बच्चों, मैंने इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट डाउन भी कर लेना।